आप सभी मित्रों का हमारे प्रशस्त एकेडमी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़ रहे हैं और इसमें पेज नंबर 73 और अंक 2 में यहाँ तक हो चुका है, जिसमें ये दिखाया जाता है कि दोनों रंगिनी और संगिनी चली जाती हैं और मल्लिका जो है अब अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। अब इसके आगे की कहानी क्या है वो हम देखेंगे। मल्लिका कहती है, आज वर्षों के अनंतर तुम लौट कर आए हो। मतलब कहती है कि वर्षों बाद तुम लौट कर आए हो कालिदास के लिए। सोचती थी कि तुम आओगे तो किसी किसी आज वर्षों के अनंतर तुम लौट कर आए हो। सोचती थी कि तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार मैं वर्षा में भीगूंगी और फिर तुमसे कहूँगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी हैं। अब यहाँ पर ये जो कल्पना कर रही है वो बता रही कि वैसा ही अंधेरा होगा। ये कब की बात कर रही है? प्रथम अंक में जब नाटक शुरू होता है तो वहाँ दिखाया जाता है कि कालिदास और मल्लिका दोनों बरसात में भीग रहे हैं और काली घटाओं का आनंद ले रहे हैं और वहाँ जो है कालिदास अपने काव्य की कल्पना कर रहा है। तो वैसा ही आज वो चाहती है कि फिर वैसे रहता तो आज मैं ये तुमसे कहती कि तुमने जो रचनाएं की हैं उनको मैंने पढ़ा है। कुछ पृष्ठासन से उठाकर हाथ में ले लेती है। मतलब कालिदास की जो रचनाएं हैं, जो उसने लिखा हुआ है, उसको मल्लिका अपने हाथ में लेती है। फिर उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना अनुरोध करके मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई हैं। मतलब कालिदास की रचनाओं को वो व्यवसायियों से मंगाती थी। सोचती थी कि तुम्हें मेघदूत की पंक्तियाँ गा गा कर सुनाऊंगी, किसी पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियाँ गूंज उठेंगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। मोढ़े पर रखे हुए ग्रंथ को उठा लेती है। मतलब एक स्टूल टाइप का छोटा टेबल, वो मोढ़ा मोढ़ा जो होता है, एक छोटा टेबल होता है या पीढ़ा जिसको बोलते हैं, चौकी, उसे मोढ़ा बोलते हैं। उठा लेती है। फिर कहूँगी कि देखो यह तुम्हारी नई रचना के लिए है। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे उससे मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। निश्वास छोड़कर ग्रंथ को रख देती है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण और है और नहीं सोच पाती कि तुम भी वही हो या कोई थोड़ी के किवाड़ खटखटाता है। मल्लिका अपने को झटक कर उठ खड़ी होती है और जाकर किवाड़ खोल देती है। अनुस्वार और नासिक साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। मल्लिका कुछ असमंजस में पड़ जाती है। अनुस्वार और नासिक भी इसके पात्र हैं। जिसे परीक्षाओं में आता है कि अनुस्वार और नासिक किस नाटक के पात्र हैं, तो ये हैं आषाढ़ का एक दिन के। और इनका संबंध कहाँ से है? उज्जैनी से आए हैं। अनुसार मुझे विश्वास है कि मैं इस समय देवी मल्लिका के सम्मुख खड़ा हूँ। मल्लिका कहिए। अनुसार देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। अनुसार और नासिक दोनों झुककर अभिवादन करते हैं। मल्लिका भौचक से उन्हें देखती रहती है। मल्लिका देव मातृगुप्त कौन है? तो अब कालिदास का नाम मातृगुप्त हो गया। कालिदास न होकर उन्हें मातृगुप्त कहा जा रहा है। तो अनुसार का था कि ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता, कवींद्र, राजनीति निष्णात, आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्तवंश दुहिता परम विदुषी देवी पियंग मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती हैं। हम उनके अनुचर हैं। आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। अब कालिदास जो है बड़ा कवि हो गया है, तो उसका नाम भी बदल गया है। वो मातृगुप्त के नाम से जाना जा रहा है। मल्लिका ऋतुसंहार और मेघदूत आदि के प्रणेता कालिदास हैं और आप कह रहे हैं अनुसार वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। मल्लिका वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रही हैं।
अनुसार मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन अपेक्ष समझेंगी। हम आपका आदेश समझते हुए इस कार्य को अभी अपने हाथों से संपन्न किए देते हैं। आओ अनुनासिक दोनों प्रकोष्ठ में आकर निरीक्षणात्मक दृष्टि से सब वस्तुओं को देखने लगते हैं। मल्लिका इस तरह एक कोने में हट जाती है जैसे ही उस घर में आगंतुक हों। अनुनासिक आसन के निकट चला जाता है। मतलब अब वो जो है अनुसार और अनुनासिक आए हैं उसके घर की सजावट करने के लिए, वस्तुओं को अच्छे से रखने के लिए। अनुनासिक मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। मतलब अब वो कह रहा है कि आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अनुसार देवी द्वार के प्रकोष्ठ में प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। अनुनासिक तो उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा दिया जाए। अनुसार दक्षिण की ओर नकारात्मक भाव से सिर हिलाता है। मैं समझता हूँ कि इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती हैं। अनुनासिक मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुसार मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुसार तो विवादास्पद विषय होने के कारण आसन को यहीं रहने दिया जाए। अनुनासिक अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दिया जाए और ये कुंभों के निकट चला जाता है। अनुसार मैं समझता हूँ कि कुंभ इस कोने में और दूसरे कोने में होना चाहिए। अनुनासिक मैं समझता हूँ कि कुंभ इस प्रकोष्ठ में होने ही नहीं चाहिए। अनुसार क्यों? अनुनासिक क्यों का कोई उत्तर नहीं है। अनुसार मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो अनुनासिक तो कुंभों को भी रहने दिया जाए। दोनों उधर चले जाते हैं जिधर रस्सी और वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। मल्लिका आसन के निकट जाकर बिखरे हुए पन्नों को समेट देती है, उन्हें मोढ़े पर कर मोढ़ा एक ओर हटा देती है और अंदर चली जाती है। अनुसार वस्त्रों को छूता है। अनुसार ये अनुनासिक वस्त्र अभी गीले हैं इसलिए इन्हें हटाना नहीं चाहिए। अनुसार क्यों? शास्त्रीय प्रमाण। अनुनासिक शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। अनुसार कौन सा प्रमाण? अनुनासिक यह तो मुझे स्मरण नहीं। अनुसार यह स्मरण कि ऐसा प्रमाण है। अनुनासिक हाँ तो अनुनासिक तो संदिग्ध विषय है। अनुसार हाँ तो अवश्य संदिग्ध विषय है। अनुनासिक तो संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुसार अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अनुनासिक किंतु यह चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। अनुसार चूल्हा हटाने का अर्थ है आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए, इसके लिए बहुत समय चाहिए। अनुनासिक और समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। अनुसार फिर कहता है और धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। अनुनासिक और मैं समझता हूँ कि जूठे भोजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। अनुसार मैं भी यही समझता हूँ। अनुनासिक तो इस बात में हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को न हटाया जाए। अनुसार मैं समझता हूँ कि हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक चारों ओर दृष्टि दौड़ाता है। प्रियंक मंजरी जब आने वाली हैं तो घर को सजाने के लिए आया है, लेकिन बहुत कुछ विशेष वो कर नहीं पाते। अनुनासिक और कुछ शेष नहीं है। अनुसार भी चारों ओर देखता है। अनुसार मेरे विचार में कुछ भी शेष नहीं। अनुनासिक नहीं, अभी शेष है। अनुसार क्या? यह चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, यह यहाँ से हटा लेनी चाहिए। अनुसार मैं इससे सहमत हूँ। अनुनासिक तो अनु, अनु वो दोनों तो कहते हैं अनुनासिक तो इसे हटा देना चाहिए। अनुसार हाँ अवश्य हटा देना चाहिए। अनुनासिक तो फिर अनुसार कहता है तो अनुनासिक कहता हटा दो। अनुसार मैं। अनुनासिक हाँ। अनुसार कहता तुम नहीं। अनुनासिक नहीं। अनुसार क्यों? अनुनासिक कहता है क्यों का कोई उत्तर नहीं है। अनुसार फिर भी पहले मैंने तुमसे कहा है। अनुसार किंतु चौकी पहले देखी तुमने है। अनुसार कहता है किंतु चौकी पहले देखी तुमने है। अनुनासिक तो अनुनासिक हटा दो, तुम ही हटा दो। अब दोनों में नोक-झोंक हो रही है। अनुनासिक तो रहने दो। अनुसार कहता है रहने दो। अनुनासिक अब हाँ। अनुसार कहता हाँ अब। अनुनासिक एक बार फिर चारों ओर दृष्टि डाल लें। अनुसार हाँ एक बार फिर चारों ओर दृष्टि डाल लें। मातुल अब अस्त व्यस्त सा बाहर से आता है। मातुल अधिकारी वर्ग आप
आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया? पूछता है अनुसार। क्यों अनुसार? अनुसार हाँ पूरा हो गया ना? क्यों नासिक? और नासिक से अब उत्तर दिलाना चाहता है। अनुनासिक हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुसार हाँ केवल एक दृष्टि डालना शेष है। मातुल तो वह दृष्टि कृपया रहने दीजिए, देवी प्रियंगमंजरी बाहर पहुंच गई हैं। अनुनासिक देवी बाहर पहुंच गई हैं, तो चलो अनुसार। अनुसार चलो। दोनों साथ साथ बाहर चले जाते हैं। मातुल भी उनके पीछे पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रियंगमंजरी को मार्ग दिखलाता हुआ उसके आगे आगे आता है। मातुल वह सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। मल्लिका अंदर के प्रकोष्ठ से आती है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी के सामने तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। चाटुकारिता की हंसी हंसता, मतलब वो जो है चाटुकारिता मतलब किसी का अनावश्यक पक्ष लेना, या कहेंगे कि मक्खन लगाना। देवी जब से आई हैं तुम्हारे संबंध में ही कुछ पूछ रही हैं। यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसनी। मल्लिका देवी के लिए कौन सा आसन नियोजित है? मल्लिका अभिवादन करती है। प्रियंगमंजरी मुस्कुराकर उसके अभिवादन की स्वीकृति व्यक्त करती है। प्रियंगु, आर्य, मातुल, आप जाकर विश्राम कीजिए। मेरे अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। अब इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि प्रियंगमंजरी का प्रवेश किस अंक में होता है? तो ये दूसरे अंक में होता है। प्रवेश दूसरे अंक में होता है। दूसरे अंक में होता है। मातुल, परंतु आपके लिए आसन। प्रियंग, चिंता मत कीजिए, मुझे कोई असुविधा ना होगी। मातुल, असुविधा तो अवश्य होगी, आप असुविधा को असुविधा ना समझें। और बात है, और वास्तव में कुलीनता इसी को कहते हैं, बड़े कुल की यही विशेषता होती है। प्रियंगु, आप जाकर विश्राम कीजिए, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल, मुझे थकाया है आपने? कुछ फिर चटकरता की हंसी हंसता है। आपके कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहे हैं, मैं तब भी नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, और लोहे का आत्मश्लाघा नहीं करता। मतलब आत्मश्लाघा का मतलब होता है घमंड। आत्मश्लाघा नहीं करता, किंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शरीर शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे एक दिन में 10-10 योजन घुमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम तो वह है पशुपालन। अगर मातुल के अनुसार संसार में अगर कोई कठिन कार्य है तो वो है पशुपाल का, जो पशु पालते हैं। एक बस मार्ग से भटक जाए। प्रियंक, देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, उन्हें जाकर एक बार देख लीजिए। मातुल, अब मैं पशुओं को देखता हूँ। गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देख रेख मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पूर्व ही बेच दिए, और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि मल्लिका की दृष्टि प्रियंग से मिली रहती है। प्रियंग बढ़कर उसके हाथ पकड़ लेती है। प्रियंग, तुम सचमुच वैसी हो जैसे मैंने कल्पना की थी। मल्लिका उसकी निकटता से कुछ अव्यवस्थित हो जाती है। मातुल, क्योंकि अच्छा, तो मुझे अनुमति दीजिए। घर में कोई कुछ बिखरा पड़ा है, कई बातों की व्यवस्था। जैसे यहाँ देखिए, चाटुकारिता का मतलब होता है खुशामद करना शेष है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिए कहला दीजिएगा। मल्लिका देवी के बैठने की व्यवस्था कर दो। नहीं, ये तो खड़ी ही रहेंगी। अच्छा, तो मैं चल रहा हूँ, और कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंग, आप चलें, यहाँ के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर मातुल, अच्छा अच्छा, चल देता काकी। मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है, अंबिका है। फिर भी कोई बात हो तो कहला दीजिएगा। चला जाता है। प्रियंगमंजरी क्षण भर मल्लिका को देखती रहती है, फिर इसकी ठोड़ी को हाथ से छूती है। ठोड़ी का मतलब जैसे ये चेहरा है, तो ये भाग जो होता है ये ठोड़ी।
थोड़ी को छूती है। प्रियंगु सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। मल्लिका बैठ जाइए। नहीं, बैठना नहीं चाहती। मैं तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार तुम्हारी और इस घर की चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। उसकी दृष्टि चारों ओर घूमकर फिर मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती है। आज इस घूम का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से हम अधिक सुविधापूर्वक कश्मीर की राजधानी पहुँच सकते थे। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रही कि किस रूप में मुझे आपका आतिथ्य करना चाहिए। आप आसन ग्रहण कर लें तो मैं आपके लिए। अब मल्लिका बहुत साधारण है, प्रियंग मंजूरी जो है राज परिवार से है। तब उसे इतना मतलब संकोच हो रहा है क्योंकि एक राजशाही परिवार को किसी गरीब के घर में चला जाए तो वो जो है किस तरह से सत्कार करे, वो समझ नहीं पा रही। प्रियंग मंजूरी जो है राज परिवार से है और ये मल्लिका जो है एकदम साधारण और गरीब स्थिति में है, गरीबी की स्थिति में है। फिर फिर यहाँ देखिए, मेरा आतिथ्य करने की मत सोचो मेरा आतिथ्य करने के लिए मत सोचो, ये प्रियंग मंजरी कहती है। मैं तुम्हारे पास अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था कि यहाँ ना भी आते, परंतु इन्हें विशेष आग्रह के साथ लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। और इसके अतिरिक्त कंठ से हल्का सा विदग्धतापूर्ण स्वर निकल पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक और कारण भी था। चाहती थी कि संभव हो इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। मल्लिका भौचक सी देखती रहती है मतलब आश्चर्य, भौचक से देखते रहने मतलब आश्चर्य के साथ वो देखती रहती है। मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण प्रियंग मंजरी मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोखे के निकट चली जाती है। प्रियंग, यहाँ से बहुत दूर तक पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। कितनी निर्व्याज सुंदरता है। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा होती है। मल्लिका दो एक पग उसकी ओर बढ़ती है। मल्लिका, ये हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिनों के लिए इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, फिर भी। प्रियंग मंजरी पूर्ण विदग्धतापूर्ण दृष्टि से उसे देखती है। प्रियंग, इस सौंदर्य में व्याप्त करने के लिए इस सौंदर्य के सम्मुख जीवन की सब सुविधाएं हे हैं। मतलब जो पर्वत प्रदेश की सुंदरता है वो इतना सुंदर है कि प्रियंग मंजरी कहती है कि इसके आगे सारी सुविधाएं जो हैं वो हे हैं, मतलब छोटी हैं। इसे आँखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। झरोखे के पास से हट जाती है। परंतु इतना आश्चर्य कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहाँ से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और हम पर तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यो वहाँ के सौंदर्य की इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने की का अवकाश कहाँ रहेगा। बाहें पीछे टिकाकर आसन पर बैठ जाती है। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है कि सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक स्वप्न है। बैठ जाओ। मतलब वो कहती है कि स्पर्धा होती है, मतलब मेरे पास सब कुछ साधन होते हुए भी मैं इस सौंदर्य से दूर हूँ और तुम जो है इस मतलब वो जो पर्वत प्रदेश के निकट हो, उसके सौंदर्य को तुम भोग रही हो। इसलिए प्रियंग मंजरी को मल्लिका से स्पर्धा हो रही है। स्पर्धा का मतलब कंपटीशन हो रहा है, उसके अंदर थोड़ी ईर्ष्या हो रही है। मल्लिका, मैं दूसरा आसन लेती हूँ। तो कोने से मोढ़ा उठाकर आसन के निकट रख लेती है और
उस पर रखे भोजपत्र त्याग अपनी गोदी में लेकर बैठ जाती है। प्रियंक, लगता है ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। इसकी किसकी रचनाएं हैं? मल्लिका कहती है, कालिदास की। प्रियंक की भ्रुकुटियाँ कुछ संकुचित हो जाती हैं। प्रियंक, अब वे मातृगुप्त नाम से जाने जाते हैं, यहाँ भी उनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। मल्लिका, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। प्रियंक मंजरी के ओठों पर हल्की सी व्यंग्यात्मक स्मित की रेखा प्रकट होती है, क्योंकि वह अब मल्लिका उसकी प्रेमिका है, इसको प्रियंक मंजरी को पता है। लेकिन इस तरह से प्रेम है कि दूर रहकर भी मल्लिका उसके यादों को सँजोए रखती है, उसके रचनाओं से प्रेम करती है। इसलिए प्रियंक मंजरी को थोड़ी जलन हो रही है। प्रियंक, मैं समझ सकती हूँ, मैं उनसे जान चुकी हूँ कि तुम शैशव से उनकी संगनी रही हो। उनकी रचनाओं से तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। जैसे कुछ सोचती सी छत की ओर देखने लगती है। वे भी जब जब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। सहसा उनकी आंखें मल्लिका के मुख पर स्थिर हो जाती हैं। ऐसे अवसर पर उनके मन को संकुचित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है। देखिए, एक महत्वपूर्ण कथन ये है कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण भी अस्खलित हो जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाता है। मतलब एक क्षण के लिए भी अगर कोई परेशानी आ जाती है तो राज्य के लिए बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब दूसरे चरण पर पहुंच चुके हैं। मेरा समय इसी आयास में व्यतीत होता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे ना हट जाए। बहुत परिश्रम साध्य जीवन है यह। मुस्कुराने का प्रयत्न करती है। तुम ऐसा नहीं समझती मल्लिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। प्रियंक निश्वास छोड़ती है। प्रियंक, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में रह रही हो। सहसा उठकर खड़ी हो जाती है। मल्लिका भी उठने लगती है, परंतु वह उसे कंधे से पकड़कर बैठा देती है। बैठी रहो। दोनों हाथों की अंगुलियां उलझाए हुए निचले ओठ को थोड़ा चबाती हुई टहलने लगती है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का वातावरण अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो। कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है, शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ कि उनका समय नष्ट ना हुआ करे। फिर मल्लिका के सामने रुक जाती है। इसलिए मैं यहाँ से कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक ले जाएंगे, जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। हरिण शावक का मतलब हिरण के बच्चे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ाशैल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ के कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को भी वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरे भाग में चली जाती है। देख रही हूँ कि तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है। इसका प्रसंस्कार आवश्यक है। प्रसंस्कार का मतलब कि दोबारा निर्माण, दोबारा निर्माण कराना, दोबारा बनाना आवश्यक है। तुम चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के 2 कुशल अस्तित्व हमारे साथ आए हैं, मतलब स्थापत्य कला वाले जो जो घर बनाते हैं, मेरे साथ आए हैं। मल्लिका उठकर उसकी ओर आती है। मल्लिका, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे घर में रहने का ही अभ्यास है, इसलिए हमें असुविधा नहीं होती। प्रियंक, फिर भी मैं चाहूँगी कि इस घर का प्रसंस्कार हो जाए। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। मैंने स्थपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी से सुलक्षण शिलाएं लाकर
उस कार्य को आरंभ करें। मुझे खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ न रहूँगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका विमूढ़ भाव से उसकी ओर देखती है। मल्लिका मैं प्रियंक निकट आकर उसके कंधे पर हाथ रख देती। हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से बंधी नहीं हो कि मल्लिका मेरी माँ यहाँ है। प्रियंक, यह कोई बाधा नहीं है। तुम्हारी माँ के भी साथ जाने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थापित इस घर का संस्कार करते रहेंगे। तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। मल्लिका के मुख पर आहत अभिमान की रेखाएं व्यक्त होती हैं, परंतु वह अपने भाव को दबाए रखती है। मल्लिका मतलब उसको बहुत स्वाभिमानी है। वह नहीं चाहती कि वह प्रियंक मंजरी के साथ जाए और कालिदास के जीवन में दोबारा वापस आए वो। इस तरह से यहाँ तक हमने पढ़ा। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।